चिल्लाओगे उधर से 3-4 बार आवाज आ जाएगा, आई लव यू माई एक्स, तो उधर से भी आएगा आई लव यू माई एक्स, आई लव यू माई एक्स, आई लव यू। और तुम सुन के खुश हो जाते हो, वाह कोई तो बोला आई लव यू मेरे को, अरे तुम खुद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित राज, MAT Science. So in yesterday's class we did talk about frequency, wavelength, speed, time period, सबके बारे में पढ़ लिया था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताना बाकी रह गया था, जैसे कि एक्टिविटीज इट हैज बीन गिवन इन योर बुक, कि एक ट्यूनिंग फॉक ले लेते हैं। इस ट्यूनिंग फॉक जो बुलेट जैसा होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात करा था, आधा ही बात करा था, लेकिन फिर भूल के कुछ और बात करने लग गए। तो इसमें बात कर लेते हैं अच्छे से इसको। तो ट्यूनिंग फॉक अगर है, नॉर्मली केप्ट है, बिना उससे कोई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मली रखा हुआ है, तो उसके बाहर जो पार्टिकल्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन जैसे इन द मोमेंट वी हिट इट विथ समथिंग और कुछ से उसको मार दी, तो उसमें क्या हुआ, साउंड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, साउंड वाइब्रेट, मतलब पार्टिकल वो क्या होगा, पहले अंदर जाएगा फिर बाहर जाएगा, अंदर ऐसे अगर है तो अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, है ना। तो अगर ये ट्यूनिंग फॉक है तो बाहर जब जाएगा, तो अगर ये ऐसे है बाहर जब जाएगा तो यहाँ के पार्टिकल्स को धक्का देगा, यहाँ का पार्टिकल्स को धक्का देगा तो क्या होगा, उसकी ये पार्टिकल्स मूव करेगा दूर, तो वो एक यहाँ गैप नहीं छोड़ेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। फिर जब अंदर आएगा, बाहर गया तो अंदर भी आएगा, तो जब अंदर आएगा तो क्या होगा, तब पहले रेयरफैक्शन बनेगा ऐसा कुछ, फिर उसका कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन बनेगा। तो जब फोक का जो डंडा होता है जब अंदर जाएगा तो पहले रेयरफैक्शन बनेगा, बाहर जब जाएगा तब पहले कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफैक्शन बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा एक बेसिक्स एक्टिविटी था। एक और एक्टिविटी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि एक जार ले लो, कुछ इस तरीके का एक जार ले लो जो कि क्लोज्ड है, और उस जार में मान लो एक सक्शन पंप से या उसमें एक वैक्यूम क्रिएट कर दिए, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इसमें एक घंटी लगा दी। तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद वहां जब वैक्यूम बन गया तो वहां पार्टिकल्स नहीं है वहां, तो जब घंटी अंदर में जब बजेगा तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा, तो अभी सब बात है नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वैक्यूम में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहाँ तक हम लोग वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, और ये 334 में ही 344 होगा, लेकिन ठीक है, तुमको इतना तो मालूम है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड ऑफ साउंड हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो साउंड का स्पीड भी कम रहेगा। सबसे ज्यादा साउंड सॉलिड में ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, अभी हम लोग एक काम करते हैं, विल राइट फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा एक और चीज है, एक रिलेशन दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया और स्पीड हो गया। स्पीड को हम लोग ई से जनरली डिनोट करते हैं, क्योंकि स्पीड विद सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, तो स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को एस से करते हैं। यार ऐसा ही कर दिया गया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों करते हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइए, एनहांस माई नॉलेज। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे कल, है ना, जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या था, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या था, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड क्या था, 1 बाय टाइम पीरियड नहीं याद है, 1 बाय t इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये बात किए थे हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो v इज इक्वल्स टू
लामडा न्यू, है ना। सो हम लोग ये डिराइव कर चुके थे। नाउ आई विल बी गिविंग क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि a sound is produced with a frequency of 20 kilohertz and the wavelength is 10 meters. Then find the speed of the sound. तो एक ये क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा पहला क्वेश्चन, और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा कि क्या क्या आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आई विल बी गिविंग कि the speed of thunder, छोड़ो, a thunder is heard a thunder is heard after 2 seconds of lightning, and if the speed of the lightning is 340 meter per second, then what is the speed of sound? तो ये क्वेश्चन रहेगा। फिर उसका फाइंड द फ्रीक्वेंसी, इफ द उसका अगर वेवलेंथ को x लेकर एक वेरिएबल में निकाल लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा। फिर अगर ये बेसिक क्वेश्चंस है, अगर थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए, अगर इससे आगे बढ़ा जाए तो हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। 7th 8th से पढ़ते आ रहा है सर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक, है ना। तो जनरली हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े हुए हैं, लेकिन साउंड का भी तो रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है साउंड का रिफ्लेक्शन? साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। जाकर पहाड़ पे चढ़ के चिल्ला दो, वापस आता है कान में? या फिर कोई बंद कमरे में चिल्लाओ तो गूंज नहीं जाता है आवाज? क्यों ऐसा होता है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है भाई। तो सपोज रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड में ना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में 2 रूल है। मतलब अगर मान लो डस्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बहुत खराब लग रहा है इस बोर्ड पे, मैं करने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट लाइक यूजिंग डस्टर, मेरे को हाथ से मिटाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ मिट नहीं रहा, क्वालिटी खराब है बोर्ड का। शायद वीडियो का भी क्वालिटी खराब होगा, टीचिंग का होगा तो बोलना जरूर। तो अरे क्या पढ़ाने जा रहे थे यार, बगैती में रुक गए। हाँ, तो क्या है, मान लो ये एक हम लोग प्लास्टिक का एक वुडन ब्लॉक ले लिए। ये एक वुडन ब्लॉक ले लिए, ये मान लो रूम है। ये एक वुडन ब्लॉक ले लिए और एक वुडन ब्लॉक ऐसे ले लिए, इतना ही। यहाँ नीचे खुला छोड़ दिए और यहाँ एक ट्यूब ले लिए और यहाँ पे एक स्पीकर ले लिया। यहाँ से एक स्पीकर लगाए और यहाँ एक और ट्यूब ले लिए, पतला ट्यूब है जो कान में लगा सकते हैं। यहाँ तुम्हारा कान है, कान ही है, किडनी नहीं है। मेरा ड्राइंग खराब है, ऐसे तो गन जैसा कुछ बन गया, पिस्टल जैसा, चलेगा। तो 2 बेसिक रूल है। पहला, अच्छा यहाँ से अगर हम बोलेंगे, यहाँ से जब स्पीकर से आवाज निकलेगा तो साउंड वेव में सब प्रोपोगेट करते हुए यहाँ के टकराएगा। टकरा के क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके कान तक पहुंच जाएगा, है ना। मतलब साउंड कैन बाउंस बैक, लेकिन कब? एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ टकराया तो यहाँ ना एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है ये, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। और जो साउंड गया है रिफ्लेक्शन से पहले, जो साउंड गया है
उसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। मतलब जो साउंड वेव गया है उसको इंसिडेंट वेव बोलते हैं, और जो यहाँ टकराने के बाद वापस जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। सेम लाइट जैसा ही है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है ना? तो साउंड ऐसे गया, इसमें टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये इंसिडेंट वेव हुआ, ये रिफ्लेक्टेड वेव हुआ, और ये नॉर्मल हुआ। ठीक है। अगर अगर अच्छा हाँ, दो रूल है। पहला रूल क्या है कि ये जो प्लेन है, ये जो वुडन ब्लॉक हम लोग जो लिए, ये प्लेन, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये नॉर्मल। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल तीनों इस प्लेन पे ही लाई करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। मतलब द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल विल बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक है। पहला रूल ये, ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहां लगा और रिफ्लेक्ट कहीं और से कर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा है कि ये जो नॉर्मल हम लोग लिए हैं, ये वाला जो नॉर्मल वाला जो हम इमेजिनरी लाइन लिए हैं, उससे इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा, मतलब कुछ ऐसा है ना डायग्राम, साउंड वेव ऐसे गया और यहाँ हम लोग नॉर्मल लिए हैं ऐसे, है ना? यही है ना? इंसिडेंट, ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव हो गया, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, और ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट वेव और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। मतलब द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव विल with the normal will be equal to the angle of the reflected wave with the normal, है ना? तो यही दो रूल है रिफ्लेक्शन में। अगर तुमको इतना समझ में आ गया है तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो तुम गए पहाड़ पे चढ़ गए और मजनू की तरह चिल्ला रहे हो अपनी प्रेमिका का नाम लेके, आई लव यू एक्स, मतलब ठीक है, एक्स प्रेमिका का नाम लेके। तो जब तुम चिल्लाए आई लव यू एक्स, तो उधर से भी क्या आवाज आएगा? पहाड़ पे आवाज आता है ना वापस, आई लव यू एक्स, आई लव यू एक्स, आई लव यू एक्स, आई लव यू एक्स, ऐसे करके आवाज नहीं आता है? क्यों ऐसा होता है? मतलब रिफ्लेक्ट करता है ना? साउंड कहीं ना कहीं जाके रिफ्लेक्ट करता है। तो पहाड़ पे चढ़ के तुम, पहले बात तो तुम इतना मजनूगिरी करो मत। दूसरा बात, अगर तुम ये मजनूगिरी कर रहे हो तो तुमको मालूम होना चाहिए कि ये फिनोमिना क्या है, क्योंकि साइंस तुमको हम पढ़ा रहे हैं, है ना? कोई पूछ दिया कि क्यों रिफ्लेक्ट किया तो उसी जगह पोपट हो जाएगा। वो वाला नहीं सुने हो, एक मीम है उसमें करके ऐसे कुछ करके ट्यूनिंग रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो, तो उसको हम लोग इको बोलते हैं, ठीक है, कि इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है। इको का स्पेलिंग क्या होता है? इको का स्पेलिंग होता है ECHO, इको। इको में क्या होता है कि एक बार आवाज जाता है, पहाड़ पे चढ़े हुए हो तो एक बार आवाज जाता है, टकराता है और वापस आ जाता है ना? एक वेव जाएगा, पहाड़ से टकराएगा और वापस आएगा, तुमको सुनाई देगा। तुम पूछोगे सर बहुत सारा आवाज आता है, और यहाँ आसपास पे चिल्लाने से क्यों नहीं इको होता है, पहाड़ पे ही क्यों इको होता है? ये सारा सवाल आना चाहिए दिमाग में, है ना? तो धीरे धीरे सबका जवाब देंगे। पहला बात कि इको होता है तुमको सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से। सिंगल रिफ्लेक्शन होता है मतलब एक बार जाता है, टकराता है और वापस आ जाता है। ठीक है, साउंड वेव एक बार गया, टकराया और वापस आया, तो एक आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन पहाड़ तो बहुत सारा है ना? तो तुम जब चिल्ला रहे हो तो ऐसा थोड़ी एक ही वेव निकल रहा है,
मतलब ऐसे वेव निकलेगा ना मल्टीपल डायरेक्शंस में, तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो जाता है पहाड़ से टकरा के, वापस आता है तो बहुत सारा आवाज आता है। तुम एक बार चिल्लाओगे उधर से 3-4 बार आवाज आ जाएगा, आई लव यू माई एक्स, तो उधर से भी आएगा, आई लव यू माई एक्स, आई लव यू माई एक्स, आई लव यू। और तुम सुन के खुश हो जाते हो, वाह कोई तो बोला आई लव यू मेरे को। अरे तुम खुद बोल रहे हो। इसका लेकिन दूसरा सवाल ये है कि भाई पहाड़ पे सर क्यों होता है? तुम रूम में चिल्ला दे तो रूम में तो गूंज जाता है आवाज, लेकिन इको क्यों नहीं होता है? टकराने का ही बात है ना, रिफ्लेक्शन का ही बात है, तो यहाँ पे भी दीवार है, लेकिन रूम में भी तो होना चाहिए। रूम में इसलिए नहीं होता है क्योंकि इको को मिनिमम 17.2 मीटर्स डिस्टेंस चाहिए। मतलब साउंड 17.2 मीटर जब तक ट्रैवल नहीं करेगा तब तक वो सिंगल रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। सिंगल रिफ्लेक्शन नहीं करेगा तो इको नहीं होगा। समझ में आया? इको क्यों होता है? इको खुले जगह पे ही क्यों होता है? तुम 17.2 मीटर्स तक कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ है ऐसा जो तुम्हारा साउंड वेव जाए उससे टकरा के वापस आ जाए, तब वहां पे इको हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो एक पहाड़ है और यहां से एक नदी है। ये पहाड़ है, मान लो, एक काम करते हैं, स्ट्रेट पहाड़ ले लेते हैं, तो थोड़ा सा और स्ट्रेट ले लेते हैं इसको, एकदम स्ट्रेट हिल है। अगर ऐसा हिल, यहाँ तुम्हारा एक नाव है, जहाज है, नदी में तुम उस नाव पे खड़े हो। मतलब मान लो बैठे हुए, अभी तो बना के ही रहेंगे। कुछ तो बना। मान लो यहां से तुम चिल्लाए, हाँ थोड़ा सा मुंह तो बन गया ना, चिल्लाने के लिए काफी है। मान लो तुम यहां से चिल्लाए, या फिर चिल्लाए नहीं, या फिर तुम्हारे हाथ में गन है मान लो, इस गन को तुम ऊपर फायर कर दिए एक बार, हवे हवे में एक बार फायर कर दिए, तो फायर हवे में किए लेकिन साउंड प्रोड्यूस हुआ तो साउंड तो जाएगा। साउंड वेव ऐसे नहीं जाता है, वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में जाता है, जाएगा, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड आया, इससे टकराया, और तुमको गोली का आवाज फिर से सुनाई दे देगा, देगा कि नहीं? तो भाई मेरे बोलने का मतलब है तुमको ये सवाल भी आना चाहिए कि सर फिर तो ये भी पता चल जाएगा हमको कि ये कितना दूरी पे है। अगर गोली का आवाज सुनाई दे रहा है तो कितना देर के बाद सुनाई दे रहा है ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, साउंड वेव से बिल्कुल पता चल जाएगा। थोड़ी देर में सारे चीजों के बारे में बात कर लेंगे, या फिर तुम निकाल लो। कैसे निकालेंगे? अगर गोली चला है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर तुमको हम दे दिए, मान लो 500 मीटर डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 500 मीटर है, ये गोली चलाया, और साउंड का स्पीड मान लो हम तुमको दे दिए, कितना दे दे, 300 मीटर पर सेकेंड दे दी, चलो 300 मीटर पर सेकेंड दे दी साउंड का स्पीड। साउंड का स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, और तुमको क्या दे दे, तुमको डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब तुमको वेव लेंथ फाइंड करना है, तो और क्या दे दे तुमको,
साउंड आया 4 सेकंड में आया मान लो, ये क्वेश्चन है, ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम है, एक बार ध्यान से देख लो, इस दोनों के बीच में का डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है। कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हो पाए तो आगे क्लासेस में एक आध और कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं, तब पक्का होने लगेगा। तो इको का मतलब अगर तुमको समझ में आ गया है कि 17.2 मीटर्स मिनिमम उतना साउंड ट्रेवल करेगा, उसके बाद ही किसी चीज से टकराएगा तो इको होगा। बीच में कोई हिंड्रेंस हो गया तो इको नहीं होगा। उतना दूर साउंड को फ्रीली ट्रेवल साउंड वेव को करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इको होना। समझ में आया इको क्या है? अब एक टॉपिक है इको के बाद तुम्हारा रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है सर? पहला बार सुन रहा हूं। अबे रिवर्बरेशन मतलब गूंजना। बंद कमरे में चिल्लाओ, आवाज गूंज जाता है। सिनेमा हॉल वगैरह में आवाज नहीं गूंजता है? तुम्हारा स्कूल वगैरह में भी अगर अंदर में चिल्ला दो तो आवाज गूंज जाता है। या फिर बड़ा सा कोई हॉल है, खाली घर है, खाली घर में तुम गए हो घर देखने के लिए और पूरा एकदम खाली घर है, तो वहां अगर देखने गए हो घर तो वहां पे थोड़ा सा भी चिल्लाओगे तो आवाज गूंजता है। क्यों गूंजता है? पहली बात तो उस गूंजने को बोलते हैं हम लोग रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? सॉरी मेरे को गॉट कोल्ड। It's really tough teaching while got the weather. Anyways, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब साउंड बहुत बार रिफ्लेक्ट करता है, बहुत बार रिफ्लेक्ट करता है नजदीक जगह पे, बहुत बार रिफ्लेक्ट करने की वजह से मल्टीपल साउंड्स कान में आता है, जिसकी वजह से लगता है कि आवाज गूंज रहा है। समझ में आया? आवाज गूंजता है। जैसे कि मान लो मेगाफोन सब जो होता है, जिसमें पुलिस सब चारों तरफ से घेर लेता है, उसका चिल्लाता है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, कृपया अपना हथियार डाल दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, बोलता है ना जी। वो ऐसे पकड़ के एक कुछ ऐसा रहता है, यहां से बोलता है और यहाँ पकड़ने वाला होता है, नहीं तो यहाँ पकड़ के बोलता है पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपना हथियार डाल दो, ऐसे करके देखे होगे मूवी वगैरह में। तो इसको मेगाफोन बोलते हैं। तो जब इसमें आवाज जाता है ना, तो आवाज जाता है तो साउंड वेव क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, और यहां से स्ट्रेट निकल जाता है। तो जिस तरफ तुम घुमा के बोलोगे ना, उस तरफ आवाज जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये स्ट्रेट रहता तो, अगर ये स्ट्रेट रहता, ये ऐसे मुड़ा हुआ नहीं रहता, और अगर ये स्ट्रेट रहता तब क्या होता? साउंड वेव यहाँ तो ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाता, यहाँ टकराता, इधर चला जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लो ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा इसका, वही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, सेम एंगल बनेगा ना। तो जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल से ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये मेगाफोन हो गया। तो मेगाफोन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बहुत काम का चीज है। तो मेगाफोन हो गया तुमको। और क्या होता है रिवर्बरेशन, और कैसे कहाँ कहाँ आवाज गूंजता है? मान लो जैसे कि दीवार में हम लोग क्या करते हैं, दीवार में हम लोग कुछ प्लाई व्लाई लगा दिए, या फिर कुछ सॉफ्ट गद्देदार कुछ लगा दिया जाता है दीवार में। घर में जब इंटीरियर करवाता है लोग, पैसे वाले लोग, तो आवाज गूंजे ना, आवाज कितना भी जोर से चिल्लाओ अंदर ही रह जाए, बाहर ना जाए। तो ये सब होता है। तो क्या किया जाता है उस चीज के लिए, है ना? उस समय क्या किया जाता है कि मान लो तुम चिल्लाए, तो अगर हम यहाँ पे चिल्लाएंगे तो क्या होगा?
साउंड इको होने लगेगा क्योंकि बंद कमरा है। लेकिन इसी जगह हम प्लाई वगैरह कुछ लगवा दे या कुछ सॉफ्ट लगवा दे, वो क्या करता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, गायब हो जाता है साउंड, जिसकी वजह से साउंड गूंजता नहीं है, रिवर्बरेशन नहीं होता है, और साउंड बाहर भी नहीं जाता है। तुम थिएटर वगैरह में देखोगे या वहां पे चेयर वगैरह भी वैसा ही होता है, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, एकॉस्टिक एकॉस्टिक टेरेस बनाता है, एकॉस्टिक रूफ बनाता है, मतलब टेरेस नहीं बोलेंगे, रूफ बोल देते हैं। एकॉस्टिक रूफ मतलब मान लो ये तुम्हारा स्कूल का या घर का बिल्डिंग है, जिसमें, और ये मान लो तुम्हारा हॉल है, और यहाँ पे तुम्हारा सेमिनार वगैरह होता है, तो यहाँ का जो रूफ रहेगा ना कुछ इस तरीके का, ऐसे ऐसे कर्व रहता है, उसको एकॉस्टिक बोलते हैं, COUSTIC, एकॉस्टिक, जो बीच में रहता है, कोई बिल्डिंग विल्डिंग के बीच में जनरली रहता है, तो उसका जो रूफ होता है थोड़ा सा ऐसे रहता है, कुंभर टाइप का थोड़ा सा। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब साउंड वेव यहाँ भी जब ट्रेवल करेगा, जब रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये जहां भी टकराएगा वहां से नीचे आएगा, नीचे आएगा। स्ट्रेट रहेगा तो एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा, जिस एंगल से टकराएगा उसी एंगल की तरफ भागते चला जाएगा, तो और साउंड एक जगह सब आने लगेगा, तो आवाज गूंजना शुरू हो जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर एकॉस्टिक रहेगा तो जहां भी टकराएगा वो मल्टीपल डायरेक्शंस में स्प्रेड करेगा उसको, ठीक है, तो उसके वजह से साउंड गूंजेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो एकॉस्टिक रूफ बनाया जाता है। तो रिवर्बरेशन के लिए आई थिंक इतना काफी है रिवर्बरेशन के लिए। और इको हो गया तुम्हारा, रिवर्बरेशन हो गया, एक दो क्लास और करेंगे, एक और मैक्सिमम दो क्लास। तो अगर अगर तुमको इतना यहाँ तक अगर समझ में आ गया है, तो योर 60 to 75% ऑफ योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड, चैप्टर 75% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, रिमेनिंग 25% ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट। एक क्लास और करेंगे इसके बाद, उस क्लास में मतलब एक क्लास करेंगे, बच गया तो एक और क्लास कर लेंगे, दो क्लास कर लेते हैं, छोड़ो, दो क्लास और करेंगे। उन दोनों में जब तक टोटल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुमको आ जाएगा, तो जब टोटल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, ठीक है? ओके, सो वी हैव read up to reverberation. That's all for today. Tomorrow we'll move ahead and we'll try to finish the chapter in next two classes. Thank you and have a nice day. My name is Ankit Raj.